देख आशा, मेरे कपड़े देख, कितना महंगा लहंगा है। तू तो पहले भी गरीब थी और अब भी गरीब घर में जा रही है। देख मेरी शादी कितने बड़े घर में हो रही है। उषा, तू अमीर घर में जा रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। उसके बाद दोनों बहनों की शादी संपन्न होती है। सबसे पहले आशा अपने ससुराल पहुंचती है। आशा का ससुराल एक छोटा सा घर है। मौसी आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। वो आशा की आरती उतारते हुए कहती हैं, आओ बेटा आशा, तुम्हारा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मौसी जी। आशा गृह प्रवेश करती है और अंदर जाती है। घर छोटा है पर साफ सुथरा है। बेटा आज तेरी सास जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती, लेकिन कोई बात नहीं, उसका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम दोनों अपनी गृहस्थी बसाओ, अब तुम दोनों को अकेले ही सब संभालना है। कोई बात नहीं मौसी जी, मैं समझ सकती हूँ। कल सुबह मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। रमन बहुत अच्छा लड़का है, उसका ख्याल रखना। दूसरी तरफ उषा आर्यन के घर पहुंचती है। घर बहुत बड़ा और शानदार है, जिसे देखकर उषा मन ही मन कहती है, वाह, ये घर तो सपनों जैसा है। उषा का गृह प्रवेश होता है। आर्यन की माँ और उसकी बहन पायल उसका स्वागत करती हैं। उषा मन ही मन कहती है, आखिर मेरी मुराद पूरी हो गई, अब मैं इस बड़े घर में राज करूंगी। थोड़ी देर बाद आर्यन उषा को उनके कमरे में लेकर जाता है। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा के झोंके उषा को छूते हैं। वो कहती है, ओह, कमरे में एसी लगा हुआ है, कितनी अच्छी ठंडक है यहाँ। हाँ उषा, मुझे पता है तुम्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने पहले ही नया एसी लगवा दिया था। अच्छा हुआ मैंने आर्यन से शादी कर ली, वरना अगर किसी गरीब से शादी होती तो मेरी जिंदगी भी आशा की तरह बर्बाद हो जाती। ऐसा कहकर उषा सो जाती है। अगली सुबह आशा के घर में सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती हैं और कमरे को गर्म कर देती हैं। तब रमन उदास होकर कहता है, आशा, हमारे घर में ये एक ही पुराना पंखा है और ये भी कभी कभी नहीं चलता है। कोई बात नहीं रमन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे गर्मी की आदत है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे एक अच्छे इंसान के साथ शादी करके बहुत खुशी है। मेरे लिए वही काफी है। हाँ, तुम सच में बहुत महान हो आशा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुमित्रा अपने घर में अकेली उदास बैठी अपनी बेटियों को याद कर रही है। तभी पड़ोसन शांति आती है और कहती है, क्या बात है सुमित्रा, आज इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताओ शांति, बेटियों की शादी को कई दिन हो गए हैं, उनकी बहुत याद आ रही है। तो फिर इसमें उदास होने वाली क्या बात है? गर्मी की शुरुआत हो गई है, इससे पहले कि गर्मी बहुत बढ़ जाए तो दोनों से मिलकर क्यों नहीं आ जाती? हाँ शांति, तू सही कह रही है, मैं कल ही उन दोनों से मिलने जाऊंगी। अगले दिन सुमित्रा अपने बचे हुए पैसों से थोड़ा बहुत सामान और बेसन लाती है और मेहनत करके उनसे 20 लड्डू बनाती है और 2 अलग अलग डिब्बों में पैक करते हुए अपने आप से कहती है, ये लड्डू मेरी बेटियों को बहुत पसंद है, मैं उनके लिए लेकर जाऊंगी। मेरी छोटी बेटी उषा मुझे बहुत ज्यादा लाडली है, पहले मैं उसके घर जाऊंगी, फिर आशा से मिलूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा हाथ में थैला लिए अपनी बेटियों से मिलने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो उषा के शानदार बंगले के बाहर पहुंचती है और डोरबेल बजाती है। उषा दरवाजा खोलती है और अपनी माँ को सामने देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, बेटा उषा, तू कैसी है? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। सुमित्रा आगे बढ़कर उषा को गले लगा लेती है, पर उषा का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है, माँ तुम यहाँ, और ये तुमने क्या पहना है? क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ तो मेरे ससुराल आई थी तो कम से कम एक अच्छी नई साड़ी तो पहन लेती। तुमने इतनी पुरानी और फटी हुई साड़ी पहनी है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मेरे पास यही सबसे अच्छी साड़ी थी बेटा। सुमित्रा ऐसा कह ही रही थी, तभी आर्यन की माँ सुनीता अंदर से आवाज देती है, उषा, कौन आया है दरवाजे पर? माँ जी, मेरी माँ आई है। अरे उन्हें अंदर ले आओ बेटा, बाहर बहुत धूप है। उषा अपनी माँ को अंदर लेकर जाती है और सोफे पर बैठाती है। तब सुनीता कहती है, कैसी हैं आप सुमित्रा जी? मैं ठीक हूँ बहन जी, बस अपनी बेटियों की याद आ रही थी तो सोचा मिलकर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया उषा, बेटा अपनी माँ के लिए अपने हाथों से शरबत बनाकर लाओ। माँ जी, मैंने पहले ही शीला को बोल दिया है, वो शरबत बनाकर लाती ही होगी। थोड़ी देर में शीला शरबत लेकर आती है और सबको पिलाती है। सुमित्रा शरबत पीती है पर उसका मन दुखी है। तभी सुनीता कहती है, उषा, अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाओ और थोड़ा उन्हें आराम करने दो। जी माँ जी। अगर ये मेरे कमरे में आकर आराम करेगी तो मैं कहाँ आराम करूंगी? माँ आओ मेरे साथ। उषा सुमित्रा को एक छोटे कमरे में ले जाती है जिसमें सिर्फ एक पंखा लगा है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ वैसे तो इस कमरे का एसी खराब है, लेकिन तुम्हें भला एसी की क्या जरूरत है? ये कमरा मेरे कमरे के बगल में ही है, इसलिए तुम यहीं आराम करो। ठीक है बेटा, लेकिन मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तू मेरे पास बैठकर 2 मिनट बात नहीं करेगी? माँ दरअसल आज शाम को मेरी किटी पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां यहाँ आने वाली हैं। मुझे बहुत काम है, तुम आराम करो, मैं तैयारी देखने जा रही हूँ।
ऐसा कहकर उषा कमरे से बाहर चली जाती है और सुमित्रा अकेले उस कमरे में बैठी रहती है। काफी देर हो गई थी। सुमित्रा अकेले उस कमरे में बैठी बोर हो रही थी। वो खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है, क्यों ना मैं अपनी बेटी की मदद करवा दूं, वो बेचारी अकेले काम कर रही होगी। यही सोचकर सुमित्रा रसोई में पहुंचती है जहां उषा नाश्ता तैयार कर रही है। सुमित्रा कहती है, बेटा उषा, मैं अकेली बैठी बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ी तेरी मदद करवा दूं। ठीक है माँ, करवा लो। ये नाश्ता प्लेटों में सजा दो। सुमित्रा आगे बढ़ती है और नाश्ते प्लेट में सजाने लगती है। वो प्लेटें सजा रही होती है, तभी अचानक एक कांच की प्लेट सुमित्रा के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है और टूट जाती है। ये देखकर उषा गुस्सा होते हुए कहती है, माँ ये क्या किया आपने? बेटा वो गलती से हाथ से फिसल गई। तुम्हें पता है कि वो कितनी महंगी प्लेट थी, तुमने उसे तोड़ दिया। जैसे तुम खुद गरीब हो वैसे ही तुम गरीबी वाली चीजें इस्तेमाल करने के लायक हो। तुम्हें अमीरी की चीजें इस्तेमाल करना ही नहीं आता। माफ कर दे बेटा, मेरा इरादा प्लेट तोड़ना नहीं था। वो लोग बातें ही कर रही थी कि तभी पायल किचन में आती है और कहती है, भाभी आपकी सहेलियां आ गई हैं, सब बाहर इंतजार कर रही हैं। ठीक है पायल, तुम उन्हें कंपनी दो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। पायल वहां से चली जाती है। तब उषा अपनी माँ से गुस्सा होते हुए कहती है, ठीक है माँ, आप ये टूटा हुआ कांच साफ कर दो और ये नाश्ता लेकर बाहर आ जाना। ऐसा कहकर उषा बाहर चली जाती है। सुमित्रा चुपचाप कांच उठाती है और फिर नाश्ता लेकर बाहर हॉल में पहुंचती है। वो उषा की सभी सहेलियों को नाश्ता देती है। तब उषा की सहेली सपना सुमित्रा को देखकर कहती है, अरे उषा, ये कौन है, इतनी गरीब दिख रही है? तेरी नई नौकरानी है क्या? हाँ, वो शीला बीमार है ना, तो ये उसकी जगह आई है। शीला तो बहुत साफ सुथरी रहती थी, लेकिन इसने तो कितने पुराने कपड़े पहने हैं। अपनी सहेलियों की बात सुनकर उषा सुमित्रा से कहती है, जाओ अंदर और हमारे लिए शरबत लेकर आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रसोई में जाती है और दीवार पकड़कर रोने लगती है और अपने आप से कहती है, मेरी अपनी बेटी ने मुझे सबके सामने नौकरानी बना दिया। थोड़ी देर बाद सुमित्रा शरबत लेकर वापस हॉल में आती है। तभी आर्यन की माँ सुनीता वहां आ जाती है और कहती है, अरे सुमित्रा जी, आप क्यों शरबत सर्व कर रही हैं? आप भी सबके साथ बैठकर शरबत पीजिए। सुमित्रा जी, उषा तेरी सास नौकरानी को जी क्यों बोल रही है? अरे वो मेरी सास बहुत दयालु है ना, वो सबको इज्जत देती है। उषा, ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई नौकरानी नहीं है, ये तुम्हारी अपनी सगी माँ है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को नौकरानी कहते हुए? सपना और बाकी सहेलियां चौंक जाती हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सुमित्रा रोते हुए अपने कमरे में जाती है। सुमित्रा कमरे में बैठकर सिसक सिसक कर रो रही है। अपनी सहेलियों के जाने के बाद उषा गुस्से में लाल पीली होती हुई कमरे के अंदर आती है और अपनी माँ से कहती है, क्या जरूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने बार बार बाहर आने की? बेटा, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि तू मुझे अपनी माँ कहने में शर्माएगी। करवा दी ना आखिर मेरी बेइज्जती। अब वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। सब जान गए कि मेरी माँ एक मामूली नौकरानी की तरह दिखती है। माँ हो तेरी उषा, कोई दुश्मन नहीं। तेरे सुख के लिए मैंने हर सुख की कुर्बानी दी है। वो पुरानी बात थी माँ, अब मैं इस बंगले की बहू हूँ। अपनी गरीबी का ढिंडोरा यहाँ मत पीटिए। ऐसा कहकर उषा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शाम को सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तब आर्यन कहता है, उषा, माँ जी कहाँ है? कहाँ है वो? उन्हें खाने के लिए बुला लो। आर्यन की बात सुनकर उषा सुमित्रा के कमरे में जाती है और उसे बुलाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। मेज पर कई तरह के पकवान सजे हैं। आर्यन कहता है, माँ जी, ये आपका अपना घर है, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। अब चलिए खाना खाइए। उषा सुमित्रा को खाना परोसती है और साथ में चम्मच और कांटा रख देती है। ये देखकर सुमित्रा कहती है, बेटा, मुझे इन चम्मचों से खाना नहीं आता, मैं हाथ से ही खाना खा लूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा जैसे ही हाथ से दाल चावल खाने लगती है, बगल में बैठी उषा की त्योरियां चढ़ जाती हैं। तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये आपका घर नहीं है, आप इतनी बेइज्जती से क्यों खा रही हैं? यहाँ सब चम्मच और कांटे से सलीके से खाते हैं, कम से कम यहाँ तो तमीज सीख लो। उषा, क्या बदतमीजी है ये? माँ जी जैसे खाना चाहती है वैसे खाने दो। माँ जी, हाथ से खाना तो हमारी संस्कृति है, आप शौक से खाइए। सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह सुमित्रा अपने थैले से बेसन के लड्डुओं का डिब्बा निकालती है और उषा को देते हुए कहती है, ये देख, तेरे पसंदीदा लड्डू बनाए हैं मैंने। उषा लड्डू का डिब्बा लेते हुए तुरंत शीला को आवाज देती है। शीला कमरे में आती है। तब उषा उसे लड्डू देकर कहती है, शीला, ये लड्डुओं का डिब्बा लो और इसे तुम ही रख लो, खा लेना इसे। शीला लड्डू लेकर वहां से चली जाती है। तब सुमित्रा कहती है, बेटा, ये मैंने तेरे लिए बनाए थे, तूने चखे नहीं और नौकरानी को दे दिए। क्या है ना माँ, इस तरह की घी शक्कर वाली चीजें मैं नहीं खाती। हमें अपनी हेल्थ और फिगर का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अगले दिन सुबह चुपचाप अपना थैला उठाती है और बिना किसी को बताए उषा के आलीशान बंगले से निकल जाती है। कुछ घंटों के सफर के बाद सुमित्रा आशा के छोटे से घर के सामने खड़ी होती है। सुमित्रा दरवाजा खटखटाती है। आशा दरवाजा खोलती है और अपनी माँ को अचानक सामने पाकर खुशी से झूम उठती है और कहती है, माँ आप? अरे माँ, आप कितने दिनों बाद आई हैं? आशा तुरंत सुमित्रा को गले लगा लेती है और अपनी माँ को अंदर लाती है और बिठा देती है। फिर कहती है, माँ आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। आशा रसोई में जाती है और मटका देखती है। पानी खत्म है और फ्रिज तो उनके घर में नहीं है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ठंडा पानी तो है नहीं। माँ धूप से आई है, उन्हें प्यास लगी होगी। आशा रमन को कॉल करती है और कहती है, रमन सुनिए, माँ आई है, घर में ठंडा पानी नहीं है। आप जल्दी से माँ के लिए कुछ बर्फ और आइसक्रीम का इंतजाम करके लाइए ना। अरे माँ जी आई हैं? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम फिक्र मत करो, आशा मैं अभी लेकर आता हूँ। फोन रखकर आशा सादा पानी लेकर माँ के पास आती है और उसे पानी देकर कहती है, माँ आप कितने दिनों बाद आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी आशा अपनी माँ के हाथ में लड्डू का डिब्बा देखकर खुश होकर कहती है, ये क्या माँ, तुम मेरे लिए लड्डू लाई हो? तुम्हें याद था ना कि मुझे लड्डू पसंद है? हाँ बेटा, ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आशा डिब्बा खोलकर एक लड्डू खाती है और कहती है, वाह माँ, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। बचपन की याद आ गई। आपकी मेहनत का स्वाद ही अलग है। तभी रमन बर्फ और आइसक्रीम लेकर आता है। वो सुमित्रा के पैर छूता है। माँ जी नमस्ते, आप आई, हमें बहुत खुशी हुई। ये लीजिए आइसक्रीम खाइए, बहुत गर्मी है। खुश रहो बेटा, तूने तकलीफ क्यों की? तभी आशा पंखा चालू करती है, लेकिन पंखा एक बार घूमकर रुक जाता है। ये देखकर आशा कहती है, अरे ये पंखा को भी आज ही खराब होना था। माँ रुकिए, मैं अभी देखती हूँ। रहने दे बेटा, मुझे इस गर्मी की आदत है, तू परेशान मत हो। ऐसे कैसे माँ, आप इतनी दूर से आई हैं? ऐसा कहकर आशा अंदर जाती है और हाथ वाला पंखा लेकर आती है और सुमित्रा के पास बैठकर उसे हवा करने लगती है। ये देखकर सुमित्रा मन ही मन सोचती है, कहाँ वो अमीर बेटी जो अकेले कमरे में मुझे छोड़कर चली गई, और कहाँ ये मेरी गरीब बेटी जो खुद पसीने में तर होकर मुझे हवा कर रही है। दोपहर का समय होता है। आशा रसोई में खाना तैयार करती है और सुमित्रा के लिए थाली लगाती है और कहती है, माँ मैंने आपकी पसंद का सारा खाना बनाया है। देखिए, आम की चटनी, आम का अचार, आम का पन्ना और खटाई, साथ में गर्मा गर्म दाल चावल। बेटा तूने सब इतना बना लिया? बस माँ, आपको आपकी पसंद का खाना खिलाना था तो मैंने हाथ जल्दी चलाए। आपको ये सब पसंद है ना, खाइए। सुमित्रा जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर आशा कहती है, क्या हुआ माँ, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं बेटा, खाना तो अमृत जैसा है, बस अपनी किस्मत पर रोना आ गया। आप रोइए मत माँ, आप खाइए, मैं अपने हाथों से आपको खिलाती हूँ। आशा सुमित्रा को निवाला बनाकर खिलाने लगती है। रमन ये देखकर कहता है, माँ बेटी का ऐसा प्यार देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटा, ले तू भी एक निवाला खा। सुमित्रा अपने हाथ से रमन को भी खाना खिलाती है। घर छोटा है, गर्मी बहुत है, पर प्यार की कोई कमी नहीं है। ऐसी रात का समय होता है, घर में गर्मी बढ़ गई है और पंखा अभी ठीक भी नहीं हुआ है। रमन आशा से कहता है, आशा मैं पड़ोस से एक स्टैंड वाला पंखा मांग कर लाता हूँ, माँ जी को गर्मी में नींद नहीं आएगी। हाँ जल्दी चाहिए, माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रमन जाता है और पड़ोस से पंखा मांग कर लाता है और उसे कमरे में लगा देता है और कहता है, माँ जी आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, इस पंखे को हवा लगेगी। और तुम दोनों कहाँ सोओगे? माँ हम दोनों बाहर हॉल में सो जाएंगे, हमें तो रोज की आदत है, आप आराम से सो जाइए। सुमित्रा बिस्तर पर लेट जाती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं, पर सुमित्रा को नींद नहीं आ रही है। वो मन ही मन सोचती है, मेरी ये बेटी और दामाद मुझे कितना प्यार करते हैं, अपनी सुख सुविधा छोड़कर मेरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसा सोचते हुए सुमित्रा सो जाती है। अचानक रात को आशा चुपके से सुमित्रा के कमरे में आती है और सुमित्रा के पैर दबाने लगती है। आशा सुमित्रा के पैर दबाना शुरू करती है। सुमित्रा की आंखें खुल जाती हैं, पर वो सोने का नाटक करती रहती है और आशा मन में सोचती है, भगवान मेरी माँ को हमेशा खुश रखना, इन्होंने हमारे लिए बहुत दुख झेले हैं। सुमित्रा भी जाग जाती है और अपनी बेटी को यूं पैर दबाते हुए देखकर मन ही मन कहती है, जीते रहो बेटा, तूने आज मेरी रूह को ठंडक पहुंचा दी। सुमित्रा मन ही मन आशा को ढेर सारा आशीर्वाद देती है और उसकी आंखों से सुकून के आंसू टपक पड़ते हैं। अगली सुबह की पहली किरण के साथ आशा पूरे घर की सफाई में जुट जाती है। सुमित्रा सोकर उठती है तो देखती है कि आशा ने चाय और नाश्ता तैयार रखा है। आशा सुमित्रा को देखकर कहती है, आइए माँ बैठिए, आज मैंने मोहल्ले वालों को बताया कि मेरी प्यारी सी माँ आई है। मोहल्ले वालों को? पर क्यों बेटा, मैं तो बहुत साधारण सी हूँ, आप मेरी दुनिया है माँ। आशा सुमित्रा से ऐसा कह ही रही थी कि तभी मोहल्ले की सारी औरतें आ जाती हैं। सभी लोग बैठकर बातें करती हैं। आशा कहती है, देखिए मैंने कहा था ना, मेरी माँ बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी, मिलिए ये मेरी माँ है।
सुमित्रा जी, आपकी तो आशा से हमने बहुत तारीफ सुनी थी कि आप बहुत अच्छी हैं। आज तो इसने हम सबको आपसे मिलने का खास तौर पर बुलावा भेजा था। आप तो सचमुच सरल और बहुत अच्छी लग रही हैं। आशा भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी माँ मिली। सब लोग सुमित्रा से बड़े आदर से बात करते हैं। सुमित्रा को बहुत ही गर्व महसूस होता है। वो मन में सोचती है, मेरी इस गरीब बेटी ने मुझे पूरे मोहल्ले में गौरव दिलाया, और मेरी उस अमीर बेटी ने तो अपनी सहेलियों के सामने मुझे माँ कहने तक से मना कर दिया था। थोड़ी देर बाद सभी औरतें चली जाती हैं। तभी रमन अंदर आता है और कहता है, माँ जी, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। आज हम सब बाहर घूमने चलेंगे। अरे बेटा, काम की छोड़ा, मैं तो यही हूँ।